हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2011 से 24 तक के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि आज के पहले आपने एनईपी 2020 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें सबसे पहले तो जो बहुभाषिकता है इसको बताया गया है, बहुभाषिकता पर जोर दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि बच्चों को कभी भी परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है, ना ही उनका जो आकलन है वो योगात्मक तरीके से करना है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर जोर देती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रटने की क्षमता का परीक्षण, बी है पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना, सी कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, डी कह रहा है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह सबसे पहले तो रटना हुआ, याद करना हुआ, कंठस्थ करना हुआ, ये सारी चीज़ों को जो है वह इग्नोर करता है। बच्चों को कभी रटने के लिए, याद करने के लिए या फिर कंठस्थ करने के लिए, इन सब के लिए बिल्कुल भी नहीं कहना है। और जो बच्चों के बीच तुलना किया जाता है तो हमें बच्चों के बीच कभी तुलना भी नहीं करना है। तो इसमें रटने की बात कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें याद रखना ये भी गलत हो जाएगा। डी में कह रहा है कि बच्चों के बीच तुलना करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वह क्या है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रट कर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि या फिर मानकीकरण। तो देखो, जहाँ पर भी रट कर सीखने की बात आएगी या मानकीकरण, मानक, ये सभी वर्ड आएंगे, ये क्या होंगे? निगेटिव टैग वर्ड होंगे। तो हमें इनको हमेशा गलत काटना है। सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, तो पाठ्यक्रम सामग्री में हमें वृद्धि नहीं करनी है बल्कि उसमें कमी करनी है। तो भी इसका गलत, ये भी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यह सीखना कि कैसे सीखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन। तो देखो, इसमें तुलना की बात कर रहा है, जबकि हमें
बच्चों के बीच तुलना तो करना नहीं है, तो ये तो इसका गलत ऑप्शन होगा। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। हमें उनकी असफलता को पहचानने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी, इसमें रटना दिया गया है तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? यही क्या होता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ना कि बच्चों के बीच तुलना करना या उनकी असफलता की पहचान करना या उनको रटने की क्षमता की जानकारी देना। ये सभी जो हैं वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है वो तो दी ही जा रही है, लेकिन हम स्कूल के बाहर भी बच्चों को किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं, इसका उद्देश्य ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने व विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। इसमें क्या कह रहा है? रट कर। तो रट कर जो है वह हमेशा गलत ही ऑप्शन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह रटने पर कभी भी जोर नहीं देती है। इसमें कह रहा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए, तो विषय वस्तु के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी में कह रहा है कि वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, तो परीक्षा पर तो हमको ध्यान नहीं देना है, तो ये भी इसका क्या होगा? गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह पहली चीज तो किसी भी चीज को कंठस्थीकरण याद करना, इन सब पर जोर नहीं देती है, इन पर बिल्कुल आधारित नहीं है, तो ये इसका गलत आंसर होगा। और जो कह रहा है कि विषय वस्तु को बढ़ा देना, तो हमें विषय वस्तु को बढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? विषय वस्तु को हमेशा कम करना है। और परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना, तो परीक्षा पर कभी केंद्रित नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि बच्चों को खोजबीन के माध्यम से सीखना चाहिए और उनके समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ भी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की बात होगी, वो हमेशा उसका आंसर जो होगा वह पॉजिटिव होगा। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो देखो, सबसे पहले जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह मातृभाषा को बढ़ावा देती है। जो मातृभाषा है यह कभी भी उनके शैक्षिक में वो बाधक नहीं बनेगी। वो क्या होगी, हमेशा उनको मातृभाषा जो है वह उनके शिक्षण में हमेशा लाभदायक होती है। और जो अंग्रेजी भाषा की बात इसमें कर रहा है कि प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ये जो कह रहा है कि अगर बच्चे, कई भाषा बोलने वाले बच्चे अगर क्लास में हैं तो वह उनके लिए हमेशा लाभदायक ही सिद्ध होंगे। और ना, जो अगर जैसे इसमें डी में कह रहा है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं, तो हमने क्या बताया कि अगर कई भाषा बोलने वाले बच्चे क्लास में हैं तो कभी भी एक दूसरे में बाधा नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। न ही मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी में के उन्नत में बाधक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। तो ये हमें गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। जहाँ भी आपको मानकीकरण, मानक या मानकीकृत, ये सभी वर्ड जहाँ भी मिलेंगे वह हमेशा निगेटिव ही होंगे। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश करता है, एक भाषावाद की, बहुभाषावाद की। तो हमने क्या बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो है वह बहुभाषावाद को प्राथमिकता देती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? तो प्राथमिक स्तर पर हमने बताया कि किस भाषा को सबसे ज़्यादा वह उत्तम मानती है, तो मातृभाषा को। हमेशा जो बच्चों की मातृभाषा है या घर की भाषा है वह क्या होगी, उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो क्या बताए कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है, बहुभाषावाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बहुभाषिता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। रटना क्या है, ये हमेशा इस गलत ही ऑप्शन में आएगा। मानकीकरण भी हमेशा गलत होगा। अब देखो, जहां भी अगर पाठ्यचर्या में लचीलेपन की बात करेगा वो हमेशा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमें जो पाठ्यचर्या है उसको क्या करना है, लचीला बनाना है, कठोर कभी भी नहीं बनाना है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं।
बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो रटना तो ये कभी सही आंसर हो ही नहीं सकता है। जब भी हमें अगर ऑप्शन में रटना शब्द दिख जाए या याद करना, कंठस्थीकरण, ये सब दिख जाए तो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। और बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, क्या है, सक्रिय प्राप्तकर्ता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? इसमें नहीं पूछा है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही कह रहा है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्ययात्मक समझ पर बल देना, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। हमें बच्चों को रट्टा मारकर सीखने के लिए या फिर परीक्षाओं के लिए सीखने के लिए प्रेरित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उनके अंदर हमें समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है। अगला कह रहा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको जहाँ भी अगर बच्चों को दंड, सजा या फिर इनाम देने, इन सब की बात अगर कहीं पर भी आती है तो हमेशा वो ऑप्शन जो होगा वो नकारात्मक ही होगा। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी से व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन। क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह किस उपागम से किस उपागम के ओर शिक्षण शास्त्र को ले जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह व्यवहारवादी से संरचनावादी ले जाने की बात करती है, ना कि संरचनावादी से व्यवहारवादी। ये गलत हो जाएगा। रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर, यह बिल्कुल सही है। बच्चों को जो चीज़ हम सिखाएंगे वह रटने के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उनके अवधारणात्मक समझ के आधार पर होगा। तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास की तरफ ले जाना, हमें बच्चों को ड्रिल और अभ्यास की तरफ नहीं ले जाना है, बल्कि खोजबीन आधारित अधिगम की तरफ ले जाना है। तो ड्रिल और अभ्यास से खोजबीन आधारित अधिगम की ओर ले जाना है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन करना नहीं है, बल्कि अधिगम का आकलन से अधिगम के लिए आकलन करना है। हमें जो बच्चों का आकलन करना है वह उनके जो हम उनको सिखा रहे हैं वह उनको और किस प्रकार से सिखा सकते हैं, उनके अधिगम के बच्चे किस प्रकार से और सीख सकते हैं, इसके लिए उनका आकलन किया जाता है, ना कि इसलिए कि वो उनको कितना आता है। हम इसका आकलन नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको और किस प्रकार से सीख सकते हैं इसका आकलन करेंगे। तो क्या होगा कि अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, ना कि अधिगम का आकलन किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ की ओर ले जाना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? इसमें भी नहीं पूछा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा होता है और वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसमें पहला कह रहा है संरचनात्मक समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह संरचनात्मक समझ पर जोर देती है, ये तो बिल्कुल सही होगा। इसमें कह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन, हमें बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। पाठ्यक्रम में वृद्धि, पाठ्यक्रम में वृद्धि भी नहीं करनी है, बल्कि क्या करनी है, पाठ्यक्रम में कमी करनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, हमें देखो प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, हमें बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाना है, ना कि टेक्नोलॉजी में कमी करनी है, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें गलत ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने एनईपी 2020 के कुल टॉप 15 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चनों से आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी कि हमें जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।